और तुमको पता है कि दुनिया में अगर कोई एक पिशाच हो सकता है तो वो तुम्हारा शौहर है, लेकिन इस बात को तुम कभी जबान पर नहीं लाओगे। और पति देव चरण कहाँ है तुम्हारे, और यही बात पतियों पर भी लागू होती है। तुम्हें बिल्कुल पता है कि कोई एक है जिसे खून पीने का चस्का है, तो वो बीवी है तुम्हारी। जो सवाल करता है कि मेरा प्रश्न मेरे वैवाहिक जीवन से है, किसी भी अन्य रिश्ते में मुझे अभिव्यक्त करना सरल लगता है, पर अपनी बातें अपनी पत्नी तक पहुंचाना बहुत ही कठिन लगता है। ये रिश्ता इतना गहरा है फिर भी इतनी मुश्किल क्यों है? हम सभी की प्रॉब्लम है कि नहीं है इस चीज़ की, कि अपनी पत्नी से हम बात नहीं कर पाते। मतलब और रिश्तों में तो हम कर लेते हैं, लेकिन अपनी पत्नी तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, है ना। तो अब तुम्हें यहाँ पर एक विरोधाभास दिख रहा है, दो बातें मेल नहीं खा रही हैं। पहली बात कहते हो कि पत्नी के साथ रिश्ता गहरा है, और दूसरी बात कहते हो कि पत्नी से संवाद करना, पत्नी तक अपनी बात पहुँचाना बड़ा मुश्किल अनुभव होता है। तो एक चीज़ यहाँ समझेंगे कि एक तरफ कहते हैं हम कि हमारी पत्नी से बहुत गहरा रिश्ता है, हम बहुत प्यार भी करते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या अपनी कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि हम अपनी पत्नी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये दो तरह की बातें क्यों हो रही है? ये जो तुमने दो बातें बताई हैं जिनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा, मेल नहीं बैठ रहा है, इन दोनों बातों में प्रत्यक्ष अनुभव क्या है तुम्हारा? पहली बात तुमने कही है कि पत्नी के सामने खुल नहीं पाते, और दूसरी बात तुमने कही है कि नाता बहुत गहरा है। इन दोनों बातों में कौन सी बात तथ्य है? मतलब बात तो एक ही सत्य होगी, क्योंकि दोनों एक साथ हो नहीं सकती। अगर रिश्ता गहरा है तो संवाद क्यों नहीं हो पा रहा, और अगर संवाद नहीं हो पा रहा तो फिर रिश्ता गहरा नहीं है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक बात समझना, गांठ बांध लेना, बिल्कुल कभी भी कोई भी दो तथ्य एक दूसरे से नहीं टकराते। तथ्य और तथ्य का कोई विरोध नहीं होता। संघर्ष, घर्षण, विवाद ये तुम मात्र धारणाओं के बीच में पाओगे, या फिर जब धारणा तथ्य से टकराती हो तब तथ्य और तथ्य सदा एक दूसरे से सहमति में ही रहेंगे। अगर हमारे बीच विरोध हो रहा है, या एक दूसरे से हमारे विचार नहीं मिल रहे, या एक दूसरे से हमारी बातें नहीं हो पा रही, इसका मतलब रिश्ता हमारा गहरा नहीं है, ठीक है। और अगर हमारा रिश्ता गहरा होता तो फिर हमें ये शिकायत नहीं होती। इस चीज़ को, एक चीज़ सही रहेगी, अगर दोनों चीज़ सही होती तो फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं आती, है ना। मतलब अगर सही होता तो प्रॉब्लम आती नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कभी तुम पाओ कि दो बातें एक दूसरे से सहमत नहीं हो पा रही हैं, एक दूसरे का खंडन करने को खड़ी हैं, तो जान लेना कि उन दोनों बातों में कम से कम एक बात तो तथ्य नहीं है। हो सकता है दोनों ही बातें तथ्य ना हो, मतलब एक बात तो झूठी होगी, लेकिन हो सकता है कि दोनों बातें ही झूठी हो, ना रिश्ता गहरा हो और ना बातें हो रही हो, है ना, ये भी हो सकता है। तो मैं चुनौती देता हूँ, कोई ऐसे दो तथ्य मुझे दिखा दो जो एक दूसरे के खिलाफत करते हो। घूम लो पूरी दुनिया और कोई ऐसे दो तथ्य उठा लो जो एक दूसरे से राजी ना होते हो, तुम्हें नहीं मिलेंगे। तथ्य का मतलब समझ रहे हैं ना, जो सत्य होता है, ठीक है, जो सत्य होता है वही तथ्य होता है, जो झूठ होता है वो कोई तथ्यात्मक नहीं होता है। तो ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको कि अगर वो तथ्य है, और जो दो तरह की बातें की जाती है कि एक तरह तो प्यार भी है और एक तरफ ये भी है कि बातें भी नहीं हो पा रही है, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। तो तथ्य क्या है? तथ्य वो जो कि यदि कई लोगों द्वारा भी देखा जाए तो बदल ना जाए। तथ्य को कह सकते हो वो अनुभव जो अनुभोक्ता पर आश्रित नहीं है। मतलब तथ्य वो चीज होता है कि चाहे कोई भी कुछ भी करे लेकिन वो बदलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन जो तथ्य नहीं होता वो बदलता रहता है, हमारे सामने कुछ और होता है, किसी और के सामने कुछ और हो जाता है, वो तथ्य नहीं होता, ठीक है। तथ्य के साथ एक वस्तुता होती है और धारणाएं व्यक्तिगत होती है। तथ्य वस्तु पर आधारित होता है, आश्रित होता है, धारणा व्यक्ति पर आश्रित होती है। ये पास रखिए एक वस्तु दिखाकर, नीला है, ये वक्तव्य आश्रित है वस्तु पर, तो इसे हम कह सकते हैं तथ्य। ये सुंदर है, ये वक्तव्य आश्रित है। मतलब अगर तथ्य है तो वो किसी पे आश्रित नहीं होता है, और जो धारणाएं होती हैं वो किसी न किसी चीज पे आश्रित होती हैं, ठीक है। और तथ्य वस्तुतः होता है, मतलब वो आपके सामने होता है, और जो धारणा होती है वो आपके सामने नहीं होती, वो हमारे मन में होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो बताया गया कि ये वक्तव्य आश्रित है व्यक्ति पर, जो यहाँ बात कही जा रही है वो व्यक्ति पर आश्रित है, तो इसे हम तथ्य नहीं कह सकते। जैसे कि कहा गया है कि गहरा रिश्ता है लेकिन हम अपनी बात नहीं कर पा रहे, तो ये व्यक्ति पे आधारित है, तो ये तथ्य नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति तो बदलते रहते हैं, ठीक है, उनकी बातों में तथ्य नहीं होता है। तो तथ्य तब जब तुम अपने व्यक्तित्व से जरा हटकर कोई बात कर सको। जैसे कि अगर मान लो आप पति या पत्नी के हिसाब से बात कर रहे हो तो उसमें तथ्यता नहीं है, वो तो रिश्ते पे आधारित है ना। अगर आप पति बनना छोड़ के कि मैं एक पति हूँ, आप एक इंसान बन के जब बात करोगे तो वो तथ्य हो जाएगा, ठीक है, आप फिर जो बात करोगे वो सत्य होगी। लेकिन अगर आप किसी का पति बनकर बात करोगे तो वो फिर धारणाएं होती है ना, हमारी धारणा है कि पत्नी को ऐसे ही होना चाहिए, अगर ये नहीं कर रही तो सही पत्नी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति बन के आप कभी नहीं देखते हो, ठीक है। तो जो बात तुम्हारी निजी पसंद नापसंद, धारणा, पूर्वाग्रह, अनुभव इत्यादि से आती हो उसे हम तथ्य नहीं कह सकते। ये नीला है, ये तथ्य है, कम से कम इंसानों की दुनिया में तो तथ्य है ही। अगर कोई पशु आकर के इसको देखे तो हो सकता है उसको ये नीला ना दिखाई दे, मतलब एक वस्तु है जो नीली है, तो हमें अगर दिखाई दे रही है कि नीली है तो वो नीली हो सकती है क्योंकि हम सभी एक जैसा देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई पशु आकर के देखे तो उसे वो नीला दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पशुओं की दृष्टि अलग होती है, ठीक है, कुछ पशुओं को कलर भी अलग दिखाई देते हैं, तो इसलिए पशुओं के लिए वो तथ्य नहीं हो सकता, लेकिन इंसानों के लिए तो तथ्य है कि वो नीला है। तो इस तरह से हम तथ्य को समझते हैं। यहाँ चीजें समझिएगा, जो ये बात हो रही ना, ये तथ्य के ऊपर हो रही है और हमारे रिश्ते तथ्य के आधारित नहीं होते, इसीलिए हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम होती है। इस चीज को समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम हो क्यों रही है, ठीक है। तो कई पशु कुछ कम रंग देख पाते हैं, कई पशुओं में रंग अंधता भी होती है, पर अगर आप सामान्य इंसानों की बात करें तो जितने लोग इसको देखेंगे सब एक ही बात कहेंगे कि ये नीला है, परंतु सभी ये नहीं कहेंगे कि ये सुंदर है। तो तथ्य का अर्थ समझ गए। जो बात तुम्हारी व्यक्तिगत रुचि अरुचि पर निर्भर हो उसको हम तथ्य नहीं कह सकते, ठीक है। मतलब तथ्य क्या होता है, जो हमारी व्यक्तिगत रुचि अरुचि से मतलब नहीं होता, जो है तो है वो तथ्य होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि हमारे हिसाब से नहीं है, वो तथ्य नहीं हो सकता, वो तो बदलता रहता है। तो पत्नी से संवाद नहीं होता, इसे हम तथ्य कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि दो लोग बात नहीं कर रहे हैं ये बात तो जग जाहिर होगी, ये किसी की राय नहीं है, ये तो बात साफ है। दो लोग दिखे जिनके बीच में शब्दों का, संकेतों का, भावनाओं का आदान प्रदान नहीं हुआ, तो ये बात तथ्य है कि उनमें बातचीत तो नहीं हो रही। और दूसरी बात तुमने लिखी है कि रिश्ता बहुत गहरा है, इसमें इसको हम तथ्य माने क्या? बताइए, क्या माने इसको तथ्य कि रिश्ता गहरा नहीं है? इस चीज को हम तथ्य नहीं मान सकते, ठीक है। तो पहला सूत्र मैंने कहा, तथ्यों में आपस में कभी कोई विरोध या घर्षण नहीं होता। अब दूसरी बात तुमसे कहता हूं, जब भी कभी तथ्य का मुकाबला होता देखो, मान्यता के साथ सदा तथ्य को ऊपर रखना, मान्यता को झूठा जानना। यहाँ पर भी स्थिति वही है, पत्नी से बातचीत नहीं कर पाता, दिल नहीं खोल पाता उसके सामने, तो ये बात तो स्पष्ट है कि तथ्य है। और दूसरी बात तुमने कही कि रिश्ता बहुत गहरा है, जाहिर है कि रिश्ता गहरा नहीं है। तथ्य और मान्यता जब टकराए तो मान्यता को कभी कीमत मत देना, जीत मत दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ये समझना है कि जो चीज मतलब तथ्य है वो सबके लिए बराबर होती है, लेकिन रिश्ता गहरा नहीं है ये आपके हिसाब से है, ठीक है। आपके हिसाब से रिश्ता गहरा नहीं है तो वो तथ्य नहीं हो सकता, ये आपकी मान्यता है, आपकी धारणा है। और बहुत सारी चीजें होती है जो हम मान्यता और तथ्य को टकरा देते हैं, तो फिर हम मान्यताओं को भाव दे देते हैं। तो अगर हमारे बीच बातचीत नहीं हो रही है तो यही सत्य है, और रिश्ता गहरा है ये सत्य नहीं है। इस चीज को समझना, अगर गहरा होता तो बातचीत होती, ये सत्य नहीं है कि रिश्ता गहरा है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारी पत्नी से बहुत अच्छा मतलब हम प्रेम करते हैं, लेकिन वो हमसे बात छुपाती है, वो हमें छोड़ के कहीं और चली जाती है। तो इस चीज को समझो कि अगर उसका रिश्ता गहरा होता, ये वो आपसे प्यार करती, तो वो आपको छोड़ के किसी और से कैसे रिश्ता जोड़ लेती? तो इसका मतलब कि जो रिश्ते में सच्चाई है, जो प्रेम है, जो गहराई है, वो तो नहीं है। बाकी हाँ, सामाजिक रिश्ता है, लेकिन जो रिश्ता होना चाहिए इंसानियत का, वो रिश्ता नहीं है। तो क्यों कहते हो कि गहराई है? क्योंकि तुम्हें बता दिया गया है कि क्योंकि 7 फेरे ले लिए थे
क्योंकि फिल्मों में, उपन्यासों में पढ़ते हो कि ये रिश्ता तो गहरा होता ही है, मतलब हमारी शादी हो गई तो रिश्ता हम गहरा समझने लगते हैं। तो क्या तुम्हारे अनुभव में ये रिश्ता गहरा हुआ है? तुम्हारे पास कोई प्रमाण है सिद्ध करने को कि ये रिश्ता गहरा होता ही है? और अगर कभी तुम किसी पुरुष और स्त्री के रिश्ते में गहराई देखो तो वो गहराई उनके पति और पत्नी होने के कारण है या अच्छे मित्र होने के कारण है। स्त्री और पुरुष में निसंदेह संभव है कि एक गहरा रिश्ता हो सकता है। यहाँ पे भी एक चीज समझना है कि आपके रिश्ते पति पत्नी के हिसाब से हैं या एक दोस्त के हिसाब से है। ये चीज भी आपको समझना पड़ेगा कि हमारी शादी हो गई इसलिए हम साथ रह रहे हैं, इसलिए हम रिश्ता निभा रहे हैं, कि शादी है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, इसलिए हम उसके लिए जिम्मेदारी उठा रहे हैं, उसके लिए कुछ कर रहे हैं, या पत्नी हमारे लिए कुछ कर रही है इसलिए कि हम उसके पति है, या फिर हमारे बीच एक दोस्ती, एक मित्रवत व्यवहार है कि अगर हम पति पत्नी ना भी होते तब भी हम एक दूसरे के लिए ऐसे ही सोचते। क्या ऐसा रिश्ता है या पति पत्नी वाला रिश्ता? इस चीज को भी समझना आप कि रिश्ता आप दोनों के बीच है किस चीज का। ठीक है, तो कुछ पति पत्नियों में भी तुम पाओगे कि स्वस्थ और गहरा रिश्ता है, पर वो रिश्ता क्या इसलिए है कि वो पति पत्नी है या इसलिए है कि सर्वप्रथम वो स्वस्थ व्यक्ति है। दोनों ही, पुरुष भी स्त्री भी, और दो स्वस्थ व्यक्तियों के बीच में एक स्वस्थ संबंध होगा ही। वो पति पत्नी भी हैं, ये बात अतिरिक्त है। मतलब दो व्यक्ति अगर वो स्वस्थ हैं, मतलब एक दूसरे से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने तरीके से जीने के लिए सक्षम है, तो जब वो दो व्यक्ति मिलते हैं तो उनके बीच रिश्ता गहरा होता है और प्यार भी होता है। लेकिन सिर्फ पति और पत्नी होने के नाते जो प्यार होता है ना, वो प्यार फिर तो ऐसा ही होता है। और हाँ, एक दोस्त की तरह अगर आपका रिश्ता है तो पति पत्नी का रिश्ता भी अच्छा हो सकता है। लेकिन सिर्फ पति पत्नी के हिसाब से अगर रिश्ता अच्छा करोगे ना तो वो रिश्ता सिर्फ मजबूरी का रिश्ता होता है। ठीक है, तो मजबूरी में कभी कोई बाध्य नहीं होता कि वो वैसा ही करेगा जैसा आप चाहोगे, है ना। सिर्फ दोस्ती में और इंसानियत में ही ऐसा होता है कि जो सही होता है वही व्यक्ति करता है, गलत नहीं करता है। लेकिन बाकी रिश्तों में स्वार्थ आ जाता है, लालच आ जाता है, कामना आ जाती है, और फिर उसके हिसाब से जीवन जीते हैं लोग। ठीक है, तो आज तुम उनको जाकर के बोल दो कि साहब कल से एक दूसरे को मियाँ बीवी मत बोलिएगा, तो कोई विशेष अंतर नहीं आ जाएगा। रिश्ता जैसे पहले था अभी भी रहेगा, क्योंकि रिश्ते की बुनियाद में ना पतित्व है ना पत्नित्व है। रिश्ते की बुनियाद में एक हार्दिक मित्रता है, और वो मित्रता किसी नाम की मोहताज तो होती नहीं है। तो ये चीज देखिए कि क्या आप जिसके साथ है, जिस भी स्त्री के साथ जिसे आप अपनी पत्नी कहते हैं, अगर आपका पति पत्नी का रिश्ता ना हो तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहोगे? ये चीज आप कल्पना करो कि अगर आप उसके पति नहीं होते या वो आपकी पत्नी नहीं होती तो आप दोनों का रिश्ता कैसा होता। और एक रिश्ता ऐसा होता है कि भले हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता हो या ना हो, लेकिन इंसानियत का रिश्ता है। हम उसके लिए वो करेंगे जो सही होता है, या वो हमारे लिए वो सोचेगा जो हमारे लिए सही होता है। ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है कि कोई कामना से, कोई लालच से, कोई स्वार्थ से कि मेरा पति है, मेरे लिए कमा के पैसे दे रहा है, मैं घर पे रह रही हूँ तो उसके लिए ऐसा करूँ। फिर जब मजबूरी वाला रिश्ता होता है ना, तो धोखा भी ऐसे ही रिश्तों में होता है। ठीक है, तो मित्रता हो तो पति पत्नी हो, अच्छी बात है। पति पत्नी नहीं हो तो भी अच्छी बात है। और मित्रता ना हो तो पति पत्नी का नाम भर धर लेने से रिश्ते में गहराई नहीं आ जाती। बड़ी अजीब बात है कि हमारे यहाँ रूढ़ी ने विवाह को ज्यादा महत्व दिया है, प्रेम को कम महत्व दिया है। विवाह की शान में न जाने कितने गीत गाए हैं, उसे अपरिहार्य बताया गया, और प्रेम को, मित्रता को जरा पीछे का स्थान दे दिया गया है। मतलब हमारे समाज में पति पत्नी को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन प्रेम को महत्व नहीं दिया जाता। तो हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, वो ज्यादातर मजबूरी के रिश्ते होते हैं। सिर्फ बंधन में बंधने के कारण हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, बाकी रहना नहीं चाहते। हमारे बीच कोई मित्रता नहीं होती, कोई दोस्ती नहीं होती, और इसीलिए फिर हम उस दोस्ती, उस मित्रता को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। इसी को धोखा कहते हैं, है ना। जब आप दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता नहीं है, इंसानियत का रिश्ता नहीं है, तो व्यक्ति चाहता तो यही है ना। अब वो घर पे नहीं मिलता तो फिर वो बाहर तलाशने लगता है। भले उसे पता है कि बाहर नहीं मिलेगा, और कई बार वो ढूंढ चुका है, नहीं भी मिला है, लेकिन उसको ऐसा लगता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि इंसान जब खुद में अच्छा होता है, खुद में स्वतंत्र होता है, तो उसके रिश्ते अच्छे होते हैं, ना कि बाहर किसी से रिश्ता बनाने से उसके जीवन में कुछ अच्छा हो जाता है। पर ये स्त्रियां नहीं समझती हैं, या पुरुष नहीं समझते हैं। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि एक जगह अच्छा रिश्ता नहीं है तो हम दूसरे जगह अच्छा रिश्ता बना लेंगे और हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा।
ठीक है, तो फिर इसी से शुरुआत होती है धोखे की। आ रही बात समझ में? तो यहाँ और उसके पीछे भी कारण है, कारण समझना अच्छे से। पुरुष स्त्री में जो प्रेम होता है वो परम प्रेम तो होता नहीं, ये बात तो जानते ही है। शुरुआत ही यहाँ से होती है कि तुम जिसकी ओर जा रहे हो वो स्त्री है और वो जिसकी ओर आ रही है वो पुरुष है। लिंग देख करके प्रेम हो रहा है, तो ये तुम्हें कोई निर्गुण निराकार के प्रति तो प्रेम उठ नहीं रहा है, ये अहंकार के विसर्जन की चाह तो है ही नहीं। तो ये जो चाहत होती है इसमें तो देहगत इंद्रियगत तृप्ति का लालच छुपा ही होता है। तो इसीलिए इस प्रेम में बहुत जान नहीं होती है। जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो सिर्फ शारीरिक होता है, ठीक है, इसमें लालच होता है, देह का कोई ये स्वार्थ होता है और इंद्रियों की तृप्ति छुपी हुई होती है। तो इसमें बहुत जान नहीं होती। जब तक शारीरिक इच्छा पूरी हो रही होती है, जब तक मानसिक इच्छा पूरी हो रही होती है, जब तक पैसे मिल रहे होते हैं, तो तब तक हम रिश्ता अच्छे से निभाते हैं। और जब इन तीनों चीज़ों में कहीं भी कोई कमी आती है तो हम क्या करते हैं कि हम फिर ये जरूरत पूरी करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। हमको लगता है कि यहाँ नहीं हो रहा तो हम बाहर से पूरा कर लेंगे। ये सबकी मानसिकता होती है और ज़्यादातर पति पत्नी में ऐसा ही होता है, क्योंकि उनके रिश्ते ही स्वार्थ पे बने होते हैं, उनमें कोई वास्तविक प्रेम नहीं होता है। तो और भारत ने इस बात को समझा कि आदमी औरत जब भी एक दूसरे की ओर खींचेंगे तो वो मन की एक लहर होगी, और मन की लहर अगर उठी है तो गिरेगी भी। अगर किसी को आप सिर्फ इसलिए रिश्ता बना रहे हो कि आपकी मन से इच्छा हो रही है, शारीरिक ज़रूरत है, तो एक दिन वो ख़त्म हो जाएगी। और जब वो ख़त्म हो जाती है तो फिर रिश्ता एक दूसरे से ऐसे ही हो जाता है कि फिर अगर ये एक दूसरे के करीब आए हैं आज, तो 2 साल बाद एक दूसरे से दूर भी चले जाएंगे। जैसे मन की एक लहर इन्हें एक दूसरे के पास ले आई थी, वैसे ही मन की दूसरी लहर इन्हें एक दूसरे से दूर भी ले जाएगी। यही वजह है कि प्रेम विवाह बहुत दीर्घायु नहीं होते, और जितने भी आयोजित विवाह होते हैं उनकी उम्र ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि जो आदमी प्रेम करना जानता है वो हाथ पकड़ना भी जानता है, तो हाथ छोड़ना भी जानता है। ठीक है, ये कौन सा प्रेम है? मैं दोहरा रहा हूँ कि ये अनंत के प्रति तो तुम्हारा प्रेम है नहीं। जब तुम किसी स्त्री या पुरुष से प्रेम करते हो तो अनंत से तो प्रेम कर नहीं रहे, और अनंत के प्रति जो प्रेम नहीं है वो प्रेम भी अनंत नहीं हो सकता, उस प्रेम का अंत आ जाएगा। तो इसीलिए पश्चिम में प्रेम विवाह होते हैं, लेकिन फिर एक एक आदमी के 5-5 विवाह भी होते हैं। भारत में प्रेम विवाह नहीं होते, पर जो विवाह होता है वो लंबा चलता है। ये एक चुनाव है जो तुम्हें करना पड़ता है। प्रेम पर चलोगे तो मन तो चंचल होता है, मन आज इधर लगा कल उधर भी लगेगा, मन नहीं टिकने वाला। तो भारत ने कुछ ऐसा करा जो स्त्री के ज़्यादा हित में है। मन चंचल पुरुष का भी होता है और स्त्री का भी होता है, लेकिन स्त्री के मन में चंचलता के अलावा एक दूसरी इच्छा भी होती है। वो इच्छा होती है घोंसला बनाने की। पुरुष को घोंसले से कोई मतलब नहीं। पुरुष आज इस डाल पर बैठा है, कल उसे दूसरी डाल पर बैठना ही बैठना है। स्त्री भी डालें बदलने की इच्छुक रहती है, पर डाल बदलते बदलते वो किसी डाल पर घोंसला भी बना लेती है। विवाह की संस्था बहुत आवश्यक है स्त्री के लिए। वास्तव में विवाह की संस्था स्त्री की ही पक्ष में है, अन्यथा पुरुष नहीं रुकने वाला। इसलिए विवाह को ज़्यादा आतुर भी स्त्रियां ही होती हैं। कोई रिश्ता होगा जिसमें मित्रता होगी, जरा प्रेम होगा, लड़का लड़की होंगे, थोड़े ही दिनों में संभावना यही है कि लड़की ही पहले पूछेगी अब हम शादी कब करेंगे, क्योंकि विवाह की संस्था घोंसले के पक्ष में, और घोंसला मादा को ही चाहिए, उसी के भीतर जैविक वृत्ति ज़्यादा उठती है। तो देखिए, जो ये शादी की प्रथा है ये इसलिए भी बनाई गई है ताकि एक घर मिल सके, एक सुरक्षा मिल सके स्त्रियों को। क्योंकि अगर सिर्फ प्रेम पे चला जाए और शादी ना हो तो आज पुरुष इस स्त्री के साथ है तो कल दूसरी स्त्री के साथ चला जाएगा। बच्चे तो स्त्रियों को होते हैं तो फिर बच्चे लेके इधर उधर भटकेंगी अगर पुरुष साथ नहीं देगा। तो इसलिए ये रिश्ता बनाया जाता है। लेकिन मन ऐसा नहीं है कि उनका मन स्थिर हो जाता है, उनका भी मन चंचल होता है और पुरुषों का भी मन चंचल होता है। तो फिर घोंसला तो बन जाता है, लेकिन उस घोंसले में फिर विश्वासघात होता है। फिर रहना तो घोंसले के अंदर है लेकिन उड़ना कहीं और भी है। ये चीजें चलती हैं, अक्सर देखा होगा। मतलब इसका मतलब यही है कि एक पति मिल गया है, अब उसके साथ एक ठिकाना मिल गया है, पेमेंट आ रही है, घर बढ़िया चल रहा है, सब कुछ है। अब मन नहीं मान रहा है तो मन की चंचलता के लिए फिर बाहर भी जुगाड़ होने लगते हैं। इसी को धोखा कहते हैं। ठीक है, ये पुरुष के साथ भी होता है और स्त्रियों के साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष स्त्रियां ही करती है, ऐसा पुरुष भी करते हैं,
है ना। कई पुरुष भी ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं, और कई पत्नियां होती हैं जो अपने पति को धोखा देती है, और कई जगह तो ऐसा होता है कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं। और ये ज्यादातर होता है क्योंकि जैसा कि बताया ना कि मन चंचल होता है, ये एक जगह टिकता नहीं है, ये एक जगह रुकता नहीं है। जब इसमें स्वार्थ होता है ना, तो आज यहाँ है तो कल कहीं और दिखने लगता है, तो वो भटकता ही रहता है। लेकिन एक चीज ये समझने की है कि कितना भी भटक लो, शांति सिर्फ अपने अंदर ही मिलती है ना। आप कितनी बार भी रिश्ता बना के देख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो शांति अपने भीतर मिलती है, जो अपने आप में अकेले में मिलती है, वो शांति किसी के साथ नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी हम समझते नहीं है इस चीज को, और हम भटकते रहते हैं। कितने भी आप देख लो, किसी को भी देख लो, वो एक बार अपने पति को धोखा देगी, या पति अपनी पत्नी को धोखा देगा, फिर जिसके साथ होगा उसको भी धोखा देते हैं। ऐसा नहीं कि उसके साथ वफाई होती है, तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। इसे आप चाहे धोखा कह लो, चाहे फितरत कह लो, ये नेचर ही होता है। ठीक है, तो भारत ने ये देखा, बहुत बूढ़ा देश है ना, बहुत दिनों से देख रहा है कि आदमी औरत को अगर ये हक दे दिया कि जिसमें प्रेम करो उसी से विवाह करो, तो स्त्री के लिए बहुत बुरा हो जाएगा, वो बेचारी घोंसला नहीं बना पाएगी। पश्चिम में ऐसा ही होता है, 2 साल 4 साल 6 साल, कई बार 2 महीने, बस इतने ही चलते हैं विवाह। भारत ने कहा छोड़ो प्रेम इत्यादि, तुम विवाह करो। भारत घर के बड़े बूढ़ों जैसा है, उनमें घर की लड़कियों के प्रति ज्यादा ममता रहती है। देखा है तो भारत ने स्त्री का पक्ष लिया, विवाह का पक्ष लिया, बोले तुम प्रेम वगैरह हटाओ, शादी कर लो। तो ऐसे हमारे यहाँ शादियां हो जाती हैं। अब इन शादियों से सुरक्षा तो मिल गई, ये शादियां चलती तो बहुत लंबी है, पर तुम अगर ये मांग करो कि इन शादियों में गहराई भी रहे, प्रेम भी रहे, तो वो नहीं है। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि हमारी शादी में प्रेम भी हो और गहराई भी हो, लेकिन वो मिलता नहीं है। तो चुनाव पश्चिम ने भी करा, चुनाव भारत ने भी करा, और दोनों ने अपने अपने नफे नुकसान उठाए हैं। पश्चिम ने कहा हम वो करेंगे जो हमारा मन करता है। पश्चिम ने कहा कि जो स्त्री तुमको पसंद नहीं, अगर तुम उसके साथ घर बसा रहे हो तो ये बहुत गलत किया तुमने। पश्चिम ने कहा जो तुमको स्त्री पसंद नहीं उसके साथ घर बसाना गलत है। और भारत ने जो कहा वो अनूठा है। भारत ने कहा जिसके साथ तुमने घर बसा लिया, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं तो ये बात गलत है। मतलब भारत कहता है कि तुमने जिसके साथ घर बना लिया उसे पसंद करो, घर बसा लिया उसे पसंद करो। लेकिन पश्चिमी सभ्यता ऐसी है कि जो तुम्हें पसंद ना हो उसके साथ मत रहो, उसके साथ घर मत बसाओ। तो यही बात तुम भी यहाँ कह रहे हो घर तो मैंने बसा लिया है तो रिश्ते में गहराई तो होनी ही चाहिए। अरे घर बसा भर लेने से रिश्ते में गहराई थोड़ी ही आ जाएगी। पर यह बात मान्यता सम्मत है। यही बात बूढ़े भारत ने सदियों से लोगों से कही है कि जिसके साथ घर बसा लिया आप उसे पसंद भी करो। तो ये एक मान्यता है, ये एक मजबूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोग जबरदस्ती पसंद का व्यायाम करते नजर आते हैं। जैसे कोशिश कर करके शरीर बनाया जाता है, वैसे ही हमारे यहाँ कोशिश कर करके पसंद किया जाता है कि अब शादी तो हो गई है, आप पूरा जोर लगाओ कि किसी तरह से पसंद भी कर ही ले इसको। और नहीं कर पा रहे पसंद तो झूठ बोल दो, दुनिया से भी और अपने आप से भी बहुत पसंद है हमको, है ना। मतलब फिर हम झूठ कहते हैं कि हमें हमारा पति बहुत पसंद है, मुंह पे तो हम यही कहते हैं, लेकिन हमारे भीतर कुछ और ही होता है। तो दोनों कीमतें अदा करी हैं, मतलब दोनों ने कीमतें अदा करी है। जिन्होंने कहा कि मन पर चलो उन्होंने भी, और जिन्होंने कहा कि मन कैसा होता है, बंदर जैसा होता है, आज इस डाल कल उस डाल पे, तो उन्होंने भी कीमत अदा करी है। उन्होंने जो कीमत अदा करी है वो ये है कि वहाँ आदमी कभी स्थायी नहीं हो पाता, टिक नहीं पाता। ये शहर वो शहर, ये घर वो घर, ये रिश्ता वो रिश्ता। 2 बच्चे पहली पत्नी से है, 3 दूसरी पत्नी से, और तीसरी कह रही है मेरा नंबर कब आएगा। ये कीमत पश्चिम ने अदा करी और भारत ने भी कीमत अदा करी है। भारत ने वही कीमत अदा करी है जो तुम्हारे प्रश्न में दिख रही है कि शादी तो हो गई है, और चूंकि शादी हो गई है तो हम ये मानने को मजबूर भी है कि रिश्ते में गहराई है, लेकिन वो गहराई अनुभव में परिलक्षित होती नहीं। अब क्या करें, अरे भाई नहीं है गहराई, जहाँ है नहीं गहराई वहाँ ठूस ठूस कर भरोगे क्या। तो ऐसी सी बात है कि मैं इस गिलास को उठाऊं और कहूं कि अतल सागर की गहराई है इसमें, लेकिन परेशान क्यों हो रहे हो। तुमने अगर नुकसान उठाया है तो लाभ भी तो उठाया ही है, और लाभ ये है कि तुम बड़े पत्नी व्रता हो। और भारत ने यही चाहा कि रिश्ते में स्थिरता हो, पत्नी के साथ बुरा भी लगता हो तो भी यही कहो मेरी बीवी तो बिल्कुल ठीक है, रिश्ते में गहराई है। ये बात सुनने में कड़वी लगती है, पर इस बात के व्यवहारिक लाभ हुए हैं। व्यवहारिक लाभ ये हुए हैं कि घर टूटे नहीं,
है ना, घर तो बचे रहते हैं। हमारे भारत में तलाक बहुत कम होते हैं, है ना, लेकिन जिस घर में हम रहते हैं ना, वहाँ हम दो कैदियों की तरह रहते हैं, एक दूसरे से इतना लड़ते हैं, तड़प तड़प के रहते हैं, लेकिन हम तलाक नहीं ले सकते, हम घर नहीं तोड़ते। तो ये हम बहुत अभिमान से कहते हैं कि हमारे यहाँ तलाक बहुत कम होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जहाँ तलाक हो जाते हैं कम से कम वहाँ ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। और हम यहाँ भीतर ही भीतर घुट के मरते हैं, लेकिन बाहर दिखावा करते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, तो भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है, पिक्चरों में गाने चलते हैं। और तुमको पता है कि दुनिया में अगर कोई एक पिशाच हो सकता है तो वो तुम्हारा शौहर है, लेकिन इस बात को तुम कभी जबान पर नहीं लाओगे। और पति देव चरण कहाँ है तुम्हारे, और यही बात पतियों पर भी लागू होती है। तुम्हें बिल्कुल पता है कि कोई एक है जिसे खून पीने का चस्का है, तो वो बीवी है तुम्हारी, लेकिन तुम कहोगे यही, बस उम्मीद बाकी है। ऊपर ऊपर से फूहड़ दिखती है, भीतर तो गार्गी है, मैत्री है, उपनिषद फूटने को तैयार खड़े। तो घर टूटते नहीं, अब तुम चुन लो, पर दोनों बातें एक साथ नहीं चलेगी। ठीक है ना, ये चुनना है कि या तो ऐसे ही रिश्ते में रहना है, या फिर इस रिश्ते को तोड़ के ये कहलवाना है कि घर टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन हम अच्छे से रहेंगे। अब ये चुनना पड़ेगा, है ना, या तो आप सामाजिकता चुन लो या इंसानियत चुन लो, है ना, दो में से आपको एक चुनना पड़ेगा। जो चीज़ आपको खुशी दे वो चुन लो। अगर सामाजिकता अच्छी लगती है तो बोलो बाहर की, हाँ मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, भीतर ही भीतर घुटो। और अगर सामाजिकता नहीं चुननी है, इंसानियत में जीना है, तो जिससे हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, दोस्ती का व्यवहार नहीं है, हमें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। अब ये आपको चुनाव करना पड़ेगा, है ना, इसमें आपका चुनाव होता है कि अगर हमारे रिश्ते में प्रेम नहीं है, हमारे रिश्ते में दोस्ती नहीं है, मित्रता नहीं है, तो ऐसे रिश्ते आपको कभी सुख नहीं दे सकते। तो या तो दुख झेल लो या बाहर का सुख ले लो कि हाँ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं, हमारे यहाँ तलाक नहीं होते हैं, है ना, ये आपको चुनाव करना है, यही समझ होती है, इसमें हमें समझना है। अब एक तीसरा रास्ता सुझाता हूँ, जो ना पूरब का है ना पश्चिम का है, वो रास्ता बोध का है, मतलब ज्ञान का है ना। जैसे अभी आप लोग ज्ञान ले रहे हैं, तो ये तीसरा रास्ता है, ना छोड़ना है ना पकड़ना है, ना जो भी है चलता रहे। ज्ञान अगर है तो वो रास्ता है अध्यात्म का। तुम छोड़ो ये सब चक्कर कि किससे बात कर पाते हो, किससे सामने खुल पाते हो, कहाँ नहीं खुल पाते हो, क्यों तुम्हें किसी और का सहारा चाहिए। तुम उसकी ओर बढ़ो और उसको देखो जो सहारे का इतना इच्छुक है ना, तुम उसकी ओर बढ़ो और उसको देखो जो सहारे का इतना इच्छुक है। पश्चिम कहता है स्वयं को स्वयं का सहारा दो, मतलब हमें उसे देखना है जिसे सहारा चाहिए, प्यार चाहिए। जो पत्नी से प्यार चाहता है, जो पति से प्यार चाहता है, वो कौन है, हमारे भीतर ऐसा क्या है जो दूसरों से कुछ चाहता है। तो अध्यात्म क्या कहता है, अपने आप को देखो, अपना ज्ञान, आत्मज्ञान। ठीक है, किसी दूसरे को नहीं समझना है, किसी दूसरे को नहीं जानना है, अपने आप को समझना है कि ये चाहिए किसको, किसको पत्नी का साथ चाहिए, किसे पति का साथ चाहिए, वो कौन है हमारे भीतर जो अकेला खुश नहीं है। अब उसे देखो, ठीक है ना। अब हमें पति या पत्नी को नहीं देखना है, अब हमें अपने आप को देखना है। तो वो स्व केंद्रित अहंकार है, ये आपके भीतर जो अहंकार है, जो हम गीता में पढ़ते हैं ना कि अहंकार ही हमारे दुख का कारण है। ठीक है, तो वो हमारे भीतर जो अहंकार है वही हमारे दुख का कारण है। कोई बाहरी रिश्ता इतना दुख का कारण नहीं होता। वहां कहा जाता है कि तुम जो भी हो किसी और का सहारा मत ले लेना, अगर गिर रहे हो तो खुद को थाम लो। अब जाहिर सी बात है कि गिरता हुआ आदमी खुद को थामेगा तो नतीजा क्या निकलेगा। पर पश्चिम की यही हट रही है कि अगर 7वीं मंजिल से गिर रहे हो तो हवा में तुम खुद को ही थाम लो, ऐसे खुद को पकड़ने का इशारा करते हुए फिर चोट नहीं लगेगी, और चोट तो खूब लगेगी। भारत का कहना रहा है ना किसी और का सहारा ले लो। भारत माने रूढ़िवादी भारत, मतलब कि किसी और का सहारा ले लो। भारत में यही कहा जाता है कि किसी और का सहारा ले लो, मतलब रूढ़िवादिता चलती है यहाँ पे मैं आध्यात्मिक भारत की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब जो अध्यात्म की बात अभी हम कर रहे हैं उसकी नहीं, रूढ़िवादी वाले भारत की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये कहा जाता है कि संयुक्त परिवार हो, बहुत सारे लोग हो, पूरा एक तंत्र हो, एक जाल हो, एक नेटवर्क हो, जहाँ से तुम्हें सहारा मिलता हो। भाई भतीजे, कुटुंब, पूरा गांव शहर, जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। छोटे शहरों में देखा है, गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे को चाचा काका होते हैं। मतलब हमारा भारत इस तरह से हमें बताता है ना, कि हमारा एक परिवार होना चाहिए, सबको साथ लेके चलना है, और सब रिश्ते नाते एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये
रूढ़िवादिता कहलाती है, जो आज हमारे दुख का कारण है कि हम सबको अगर साथ लेके चलेंगे तो नहीं सब ना सबको खुश कर सकते और ना सबको साथ लेके चल सकते। तो दोनों ही जगहों पर जिसका सहारा लेने की बात कही जा रही है वो खुद बेसहारा है। मतलब अगर हम अकेले हैं, हम बेसहारा है, तभी तो हमें सहारा चाहिए ना, तो वो किसी और को सहारा नहीं दे सकता, खुद बेसहारा है, वो किसी को सहारा क्या दे सकता है। तो अगर हम बेसहारा हैं, हम किसी का साथ पकड़ रहे हैं, तो वो भी तो बेसहारा है ना, तो वो हमसे अपना साथ मांगेगा, हम उससे अपना साथ मांगेंगे, ना हम उसका साथ दे सकते ना वो हमारा साथ दे सकता, क्योंकि हम अपने में अकेले हैं, अधूरे हैं, हम पूरे नहीं हैं। जब हम ही अधूरे हैं तो हम किसी को सहारा कैसे दे सकते हैं, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बेटा बाप को सहारा नहीं दे सकता, ना कोई पति पत्नी को सहारा दे सकता है, ये सब झूठी आशाएं हैं, हटाओ। एक है जिससे किसी को भी सहारा मिल सकता है, उसकी ओर बढ़ो, अपने प्रश्न का केंद्र ही बदल दो। अभी तुम दुखी हो पत्नी को लेकर के, पत्नी को लेकर के दुखी हो, इससे तो यही पता चलता है कि तुम्हारे चिंतन के, तुम्हारे चेतना के केंद्र में पत्नी बैठी हुई है, तभी तो उसको लेकर के दुखी हो। कल हो सकता है पत्नी को लेकर सुखी हो जाओ, पर पत्नी को लेकर सुखी भी हो गए तो भी तुम्हारी चेतना के केंद्र में कौन बैठा हुआ है, पत्नी ही बैठी हुई है। ये कोई बात नहीं हुई, जरा इस चेतना के केंद्र को ही बदलो। किसी को लेकर के सुखी या दुखी होने की आवश्यकता क्या है, बेकार की गुलामी है। अभी मौसम को लेकर के दुखी हो कि टिप टिप चल रही है, थोड़ी देर में मौसम को लेकर के सुखी हो गए कि वर्षा रुक गई, हवा बहने लगी, और जहां तुम सुखी हुए फिर बादलों ने मुंह खोल दिया, तो बड़ी गुलामी हो गई। तुम्हारा सुख दुख सब पर आश्रित है, मतलब दूसरों पर आश्रित है। पत्नी खुश हो रही है, आज पति बिल्कुल समय पर घर वापस आया है, और वो घर वापस आया, मोबाइल बजा और वो फिर बाहर निकल गया, लो बन गए बुद्धू, है ना। पहले तो खुश हुई कि आ गया पति घर, खुश हो गई, लेकिन वो आया किसी और कारण से था और घर दूसरे बाहर चला गया तो फिर दुखी हो गए। मतलब अगर तुम किसी से सुख या दुख की कल्पना करोगे तो कभी भी तुम पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकते हो, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर उसने अच्छा व्यवहार कर दिया तो तुम सुखी हो गए, अगर उसने बुरा व्यवहार कर दिया तो तुम दुखी हो गए। तो हमें किसी दूसरे पे दुख या सुख के लिए आश्रित नहीं रहना है, ये चीज हमें ज्ञान सिखाता है। ठीक है, तो मैंने देखा था एक छोटे बच्चे को, उसकी माँ ने उसको एक झूले पर बैठा दिया था। झूला जमीन से जरा ऊंचाई पर था, शायद बड़े बच्चों के लिए बना होगा, इतनी ऊंचाई की समझ लो जैसे करीब 4 फीट या 5 फीट। उसी पर छोटे बच्चे को बैठा दिया, उसकी टांगे झूल रही और उसके जूतों से जमीन के बीच में भी करीब 3-4 फीट का फासला है। ये बच्चा नीचे उतरना चाहता है पर इसकी हिम्मत नहीं हो रही झूले से कूद जाने की, क्योंकि ऊंचाई से थोड़ा डर लग रहा है। बहुत मुश्किल नहीं है कूद जाना, एक बार की बात है। पर झूले पर बैठा है, नीचे देख रहा है, जमीन जरा दूर दिखती है, जमीन उतनी दूर है भी नहीं, पर ये देख कहाँ से रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है। आंखों से तो जमीन और दूर दिखेगी, वास्तव में पाँव और जमीन के मध्य उतना फासला भी नहीं है, पर जितना फासला है उसने उस फासले में 3 फीट और जोड़ दिए हैं। 3 फीट क्या है, पाँव और आंख के बीच की दूरी। देख यहाँ आंखों की ऊंचाई से रहा है, जबकि वास्तव में दूरी कितनी तय करनी है, दूरी उतनी तय करनी है जो पांव से जमीन के बीच की है। तो देख कर डर जरा रहा है, बहुत देर तक सोचता सकुचाता रहा, असमंजस में रहा, कूदूं कैसे, क्या करूं क्या ना करूं। फिर उसने झूला झूलना शुरू कर दिया और तेज झूला झूल रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी उम्मीद ये है कि जितना झूला झूलूंगा उतना मेरे उतरने की संभावना बढ़ेगी। मन में ये आस आ गई है कि झूला झूलने से झूले से मुक्ति मिल जाएगी। तो आदमी ऐसा ही है, चाहिए है तुम्हें सुख दुख से मुक्ति, पर एक मुश्त कूद जाने से बहुत घबराते हो, लगता है कि कूद गए तो चोट न लग जाए, तो तुम झूला झूले जा रहे हो, सुख दुख और चाह यही रहे हो कि मिले आज़ादी। आज़ादी झूला झूलने से मिलेगी, एक बार को हिम्मत करो, आंख बंद करो, कूद जाओ। मतलब आज़ादी झूला झूलने से मिलेगी, आप झूलते जाओ तो आज़ादी मिलेगी, या झूले से कूद जाने से आज़ादी मिलेगी, है ना। इस चीज को हमें समझना होगा। तो हमारे रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। कैसे होते हैं कि हम सोचते हैं कि अभी रिश्ते में थोड़ा कुछ और अच्छा हो जाएगा तो अच्छे हो जाएंगे, फिर कल को और कुछ उम्मीद आ जाती है, ऐसे ऐसे हम रिश्ते को ढोते रहते हैं, सोचते हैं कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन वो झूले की तरह ही है कि रिश्ते में जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, जिससे परेशानी हो रही है, उससे बाहर निकलना चाहिए, ना कि उसमें और
झूलते चले जाओ कि झूलेंगे तो जमीन नीचे मिलेगी, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये चीजें यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन में नहीं समझ पाते। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि बच्चा अगर कूद जाए, उसके पाँव से जमीन थोड़ी ही दूर पे है, लेकिन वो आंखों से देख रहा है, इसलिए उसे दूरी ज्यादा दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि हम जो समझ रहे हैं वो है नहीं वैसा, है ना, वो कुछ और है, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद हमें इससे सुख मिल जाए। ये चीज हम समझते रहते हैं और इसी पे हम अटके रह जाते हैं। तो जब तुम दुनिया के तमाम अनुभव पी रहे हो, भोग रहे हो, तलाश रहे हो, तब भी वास्तव में तुम चाहते इन अनुभवों से आजादी ही हो। प्रमाण सामने है, कोई अनुभव तुम्हें तृप्त नहीं करता। अगर तुम्हें ये अनुभव ही चाहिए होते तो कभी तो 100 में से एक दफे तो कोई अनुभव ऐसा मिलता ना तो जो शीतल कर जाता, मंजिल तक पहुंचा जाता। कोई अनुभव मिला है ऐसा, झूला ही झूलते रह गए, और जितना एक तरफ को बढ़ते हो दूसरी तरफ को जाने की तैयारी उतनी बढ़ती जाती है। झूला पीछे को जाता है इसीलिए है क्योंकि आगे बढ़ आया है। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें इस गति से नहीं मिलेगा, वो इस गति से बाहर है। मतलब जितना झूले में झूलोगे वो चीज तो और बढ़ती जाएगी। मतलब तुम्हें जिस जमीन पे कूदना था तो झूला झूलेगा तो और बढ़ता चला जाएगा, वो उस गति पे कभी नहीं आके रुकेगा। तो जो हमें चाहिए आजादी, और हम और बंधते चले जाते हैं रिश्तों में। हम सोचते हैं कि ये काम कर देंगे तो हमें आजादी मिल जाएगी, फिर वो काम करते हैं तो देखते हैं कि दूसरा बंधन आ गया है, फिर हम दूसरे बंधन को तोड़ते हैं तो तीसरा बंधन आ जाता है। मतलब कुल मिला के हम अपने बंधनों को बढ़ाते चले जाते हैं, ना कि उनसे आजादी पाते हैं। तो जिसकी जो जगह है उसे वो दो। तुम्हारे मन का केंद्र संसार की किसी चीज के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं हो सकता, उसको तो तुम्हें खाली ही छोड़ना पड़ेगा। वहां पर किसी को भी बैठाओगे तो सब गड़बड़ हो जानी है। तुम अगर कहीं जा रहे हो और अपने परिवार को हवाई जहाज से ले जाना है तो हवाई जहाज में अपने परिवार के तयशुदा आरक्षित सीटों पर बैठाओ। ये नहीं कि पत्नी से इतना प्यार है कि उसे जाकर पायलट की सीट पर बैठा दिया, पूरा जहाज डूबेगा। जिसकी जो जगह है उसको वहां बैठाओ। ठीक है, मतलब जिसकी जो जगह है उसको वहां रखना है, किसी को अपने मन में नहीं रखना है। क्योंकि मन में हमारे सिर्फ सच्चाई होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, जो कि अपने लिए होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं होना चाहिए। अगर हमारे मन में किसी और के लिए कुछ है ना तो फिर हम डूबेंगे, ये निश्चित है। ठीक है, तो पूरा यहाँ एक से एक प्रेमी जीव है। वो कह रहे हैं आहा हमारी पत्नी है, ये तो सबसे आगे वाली कुर्सी पर बैठेगी, और जाकर उसको बैठा दिया पायलट की कुर्सी पर। तो तुम्हारे जीवन की गाड़ी का चालक तुम्हारी पत्नी या पति नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे जो समझाया जा रहा है वो हमें समझना है कि हम अपने जीवन की गाड़ी अपने पति या पत्नी को क्यों दे देते हैं कि वो हमें चला रहे हैं। हमें उसका पायलट खुद होना है, ना कि किसी और को बैठाना है ना। अगर कोई और हमें चला रहा है तो फिर हमारे जीवन की गाड़ी डूबेगी ही डूबेगी, वो सही नहीं चल सकती। ठीक है, तो इतनी बार कुपात्र लोगों को ऊंचे सिंहासन पर बैठाया है कि अब जब तुम उनको नहीं बैठाते तो वो बुरा मानते हैं। जीवन के केंद्रीय निर्णय तुमने ऐसे ऐसे लोगों से पूछ पूछ कर किए हैं कि जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, और वो सारे निर्णय तुम पर भारी पड़े, और अब तुम उनको ना पूछो तो उन्हें लगता है कि तुमने उनको ओहदा गिरा दिया। बुरा लगता है तो लगे, पत्नी है तो कॉकपिट में थोड़े ही बैठ जाएगी। आ रही है बात समझ में कि अगर किसी को बुरा भी लग रहा है तो लगने दो, हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। जो सही है वो करो, जो जरूरी है। अब पत्नी तुम्हारी प्यारी, उसको पायलट की सीट पे बैठा दो, उसको एरोप्लेन चलाना नहीं आ रहा है तो एरोप्लेन डुबा देगी। तो भले पत्नी है, कितनी भी प्यारी है, उसे जो काम होना चाहिए वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम पूरी जिंदगी अपनी बता दो कि अब तुम चलाओ, मुझे जैसे चलाना हो, है ना। अब तुम्हारा गुलाम हो गया हूँ, अब तुम्हारे हिसाब से ही चलूंगा मैं, है ना। ज्यादातर लोग इसी से परेशान होते हैं कि उनकी पत्नियां उनको चला रही होती है लेकिन वो चलना नहीं चाहते हैं। अगर चलना चाहो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर चलना भी तो नहीं चाहते हो ना, दिक्कत तो ये है। तो बगल में बैठाओ, जहाज किसी और को उड़ाने दो। पत्नी को बगल में बिठाओ, जहाज किसी और को उड़ाने दो। और जब वो बोले, जो चालक है, जो बेईमानी को है, तो उसकी बात को ध्यान से सुनना। ये नहीं कि यहाँ पर गुफ्तगू गुटरगू चल रही है और इसी में संलग्न है। मतलब जो अब वो बोल रहा है, ऐसा नहीं कि पत्नी को बगल में बैठा लिया, अब उधर से कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं तो हम अपने ही बातों में मगन है और सुन ही नहीं रहे हैं, है ना। तो हमें रिश्ता भी निभाना है और दूसरों की जो सही बातें उनको सुनना भी है, समझना भी है। ऐसा नहीं कि अब हमारी पत्नी है तो अब उसी से बात में लगे हैं, सही हो या गलत हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
तो इससे ज़्यादा कोई स्वस्थ रिश्ता नहीं हो सकता दो लोगों के बीच में। ये बात तुमको अगर निराश करती हो तो करे। तुमने बहुत फिल्मी गीत सुन लिए और उन फिल्मी गीतों में किसी इंसान को बहुत ऊंचा रुतबा दे दिया जाता है। किसी का इतना ऊंचा रुतबा नहीं होता और ना कोई इतना काम आता है कि तुमको बिल्कुल सिर पर चढ़ाकर बैठा लो उसको। फिर इसीलिए तुम्हें निराशा भी बहुत होती है, क्योंकि तुमने आशा बहुत बांध ली होती है, गलत आशा बांधी थी, निराशा हो रही है तो दूसरे का क्या दोष है ना। मतलब हम किसी से उम्मीदें लगा लेते हैं तो ये हमारी गलती है ना, दूसरा पूरा करे या ना करे उसकी गलती थोड़ी है। हमारी उम्मीदें हैं तो हमारी गलती है, ठीक है। तो दो व्यक्ति अधिक से अधिक हमसफर हो सकते हैं, हमराह हो सकते हैं, एक दूसरे की मंजिल नहीं हो सकते, है ना। हम सफर हो सकते हैं, हमराह हो सकते हैं, लेकिन मंजिल नहीं हो सकते। हम उन्हें अपनी मंजिल बना लेते हैं, ये गलती करते हैं, ठीक है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।